नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यह अहम जानकारी आपको देते चले। उत्तराखंड में मौसम का बदलता मिजाज। मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हुई है, ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। ठंड भारी और बारिश लगातार जारी। मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। उसी के साथ ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई है और जो है उसी के साथ देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। क्षेत्र में पहले से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश के होने के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ गई। पारा और नीचे गिर गया और हाथ कंपाने वाली ठंड शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगाएं किस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी जहां लोग एंजॉय करते भी नजर आ रहे हैं। आगे चल रहा है क्या क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। औली में बर्फबारी तो निचले इलाकों में अब बारिश का कहर बरपाने लगा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में नववर्ष मनाने पहुंचे पर्यटकों को तो बर्फबारी का दीदार न हो पाया, पर जैसे ही पर्यटक अब औली से धीरे धीरे सूखी औली का दीदार कर वापस लौटने लगे, वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई है। जोशीमठ में भी मौसम इस कदर बारिश का बना हुआ है कि ऊंचे इलाकों में अब बारिश और बर्फबारी होना भी शुरू हो गई है। तो वहीं स्थानीय लोगों में भी इस चीज को लेकर खुशी है कि अगर बर्फबारी होती है तो पर्यटकों का रुझान विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की तरफ और बढ़ सकता है। अभिषेक अग्रवाल, हिंदी खबर, जोशी। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बादल जो है और मौसम का भी बदलता मिजाज देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ जसवीर जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। जसवीर, आपसे जानना चाहेंगे, मैदानी इलाकों में बारिश हुई तो जो ऊंचाई वाले इलाके वहां पर भी बर्फबारी शुरू हो गई। अब क्या मौसम का नजारा? देखिए, मौसम का नजारा तो वैसे सुहाना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए जो डेली रोजगार यानी जो रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पिछले एक सप्ताह से जो जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अब उसमें जो रात से बारिश शुरू हुई है, खासतौर पर हरिद्वार देहात इलाका पूरा कहीं ना कहीं बारिश की उसमें है और ये लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ गई हैं। ठंड पहले से दुगनी हो गई है। ये मान लीजिए कि पहले जो लोग कंबल या उसे लेकर चल रहे थे, लेकिन अब तो घरों में तो पकना पड़ रहा है। वजह यह है कि बाहर निकलें तो बारिश या फिर कोहरा। अब जैसे रात से बारिश शुरू हुई है तो इससे कई काम ठप हो गए। खेती किसानी का काम ठप हो गया है, गन्ने की सिलाई का काम ठप हो गया है और जो छोटे उद्योग धंधे हैं उन पर काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बर्फ पड़ने से पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं आ रही थी उसमें और इजाफा हो गया है और बारिश से ठंड लगातार बढ़ रही है। इसमें आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है वो जो सटीक अभी उतरा है, तो अगर यदि ये हालत रहे तो कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है उसमें ज्यादा बारिश होने से नुकसान हो सकता है। फिलहाल तो हल्की बारिश है, इसे लोग केवल ठंड के उसमें ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यदि ये और ज्यादा बढ़ा तो मौसम कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। बिल्कुल, मौसम से हो सकता है काफी नुकसान, लोगों को भी परेशानियां। शुक्रिया जसवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। और अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर, उनसे भी अपडेट लेंगे किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं। अंकित, जानना चाहेंगे, बारिश लगातार हो रही है, पारा गिर गया, किस तरह के हालात नजर आते हैं अब? देखिए अर्चना, पूरे ठंड की अगर हम बात करें मौसम की तो पहाड़ी राज्यों में अच्छी बर्फबारी हमें देखने को मिल रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और इसके अलावा भी तमाम जो मैदानी इलाके हैं वहां पर हमें अच्छी बारिश देखने को मिल रही है और इसकी वजह से तापमान में भी अच्छी गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। उसके मुताबिक 5 तारीख को हमें उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से तापमान में और भी गिरावट आएगी। कुल मिलाकर के उत्तराखंड का मौसम में काफी ठिठुरन बढ़ गई है, लेकिन इसकी वजह से जो पर्यटक हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में मसूरी और हमारे नैनीताल, इसके अलावा भी अन्य पहाड़ी जनपदों में काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो होटल व्यवसायी है, जो पर्यटक व्यवसायी है, वो उनके भी चेहरे काफी हद तक खिले हुए, लेकिन कुल मिलाकर के ठंड जो है काफी हद तक उत्तराखंड में बढ़ गई है। अर्चना, ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
पूरे देश में सर्दी का सितम जारी है। इसी बीच आज उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद ठंड ने अपना विकराल रूप ले लिया है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी तो मैदानों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर का प्रकोप, दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश, हिमाचल से भी ज्यादा दिल्ली में ठंड। न्यू ईयर के साथ पूरा देश शीतलहर से कांप रहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। 2 जनवरी को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। राजधानी इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड से जूझ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी इलाके इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। पहाड़ों में भले ही बर्फबारी हो रही हो, लेकिन राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यहाँ का वेदर, स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छी वेदर एंजॉय कर रहे हैं और हमारी यही है कि बाकी भी एंजॉय करें, बट कोविड-19 के प्रिकॉशंस लेके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के। बहुत अच्छा वेदर है, एंजॉय कर रहे हैं। है तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे भरपूर स्नोफॉल हो रही है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, जिसका बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट आए हुए काफ़ी आनंद ले रहे हैं। अफगानिस्तान और इसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती प्रवाह बना है। अगले 48 घंटे के दौरान ये मध्य पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का कम दबाव दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन प्रभावों की वजह से 4 से 6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 2 जनवरी को हुई बारिश ने गलन और बढ़ा दी है। वहीं कोहरे की मार से भी लोग परेशान हैं। फॉग तो कम है आज तो कम है। कल तो बहुत ज्यादा था, आज तो फिर भी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन है अभी भी है। किस तरह की परेशानी ऐसे फॉग में आती है? फॉग में तो वही गाड़ी चलाने में तो दिक्कत ही हो है, आगे का दिखाई नहीं देता। कल तो बहुत ज्यादा था। हाँ, सामने का दिखाई दे रहा है? आज तो सामने का दिखाई दे रहा, कल तो नहीं दिखाई दे रहा था। आज कम है, आज हल्का है। हाँ, ठंड तो ठीक है, ठंड तो है। Today, if you see the Delhi temperature, 1.1 was yesterday, 1.4 was Lodi Road. Today that has increased and it is now Safdarjung 7.0. So there is roughly 6 degree increase, and Lodi Road also around 5 degree. So across the line, Palam also 9.5. Really, matlab warmer night, 6 to 7 degree rise. So that is wonderful, and prediction was that. And also the cloudy and drizzle today by 8 o'clock in the morning. It's not only in Delhi, but many like Punjab, Haryana, we have reported isolated rain. राजधानी दिल्ली में नए साल के पहले ही दिन सर्दी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। न्यूनतम तापमान महज 1.1 डिग्री पर सिमट गया। वहीं अब 2 जनवरी को बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान उत्तर भारत के कई ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से भी कम दर्ज किया गया है। कुल्लू में 1.7, मनाली में 1.8, धर्मशाला में 3.2, नैनीताल में 3.5, शिमला में 6.8 और मसूरी में 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इनमें कई पहाड़ी इलाकों में तो पिछले दिनों बर्फ तक पड़ी है। यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों से ज्यादा दिल्ली में ठंड का प्रकोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए खबरों में पढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हालांकि डिस्चार्ज होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दूर नहीं आ रहे। वो दिल्ली स्थित आवास में होम आइसोलेशन में रहेंगे। फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्ट सामान्य है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटी का स्वास्थ्य भी ठीक है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 दिसंबर को
सपरिवार कोरोना संक्रमित पाए गए थे और होम आइसोलेशन में थे। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में कर्मियों की भी कोविड जांच कराने पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स मिली थी। उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक स्थगित कर दी है। पहले कोर कमेटी की बैठक दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। कोर कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने के चलते कोर कमेटी की बैठक को स्थगित कर दिया गया और जल्द ही कोर कमेटी की बैठक की तारीख तय की जाएगी। इसी महीने की 15 तारीख तक कोर कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसमें सभी पिछले और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य खराब होने तो बताते चले, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के स्वास्थ्य में खराबी होने के चलते, उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा है कि जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आने वाले 15 तारीख तक वो बैठक हो जाएगी और जो पिछले काम है, जो मुख्यमंत्री की उपस्थित न रहने की वजह से जो है लंबित पड़े हैं, वो और तमाम आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत का यह कहना है कि सरकार का पूरा फोकस देश के किसानों की आमदनी दोगुना करने और उनके तमाम हितों की रक्षा करने पर है। विपक्षी दलों के पास न विकास की सोच है और न देश की जनता के हितों का कोई मुद्दा है, इसलिए विपक्ष अपनी पूरी ताकत किसानों को बरगलाने में लगा रखी है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। किसान समझदार है, सरकार और किसानों के बीच जल्द सहमति बन जाएगी और ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। इस मसले पर हिंदी खबर के संवाददाता जसवीर सिंह ने राकेश राजपूत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन को 1 माह से ऊपर हो गया है। कल जो वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं लगभग आधी बात बन गई है, यानी 2 मांगों पर सहमति बन गई है, 2 शेष हैं। क्या आगे होगा ये सब सोच रहे हैं और हमारे साथ में आज जुड़े हैं किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत जी, इनसे बात करेंगे। राजपूत जी, जिस तरह से अब हालात बन गए हैं, यानी कि अभी तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उनका कोई नतीजा नहीं था, लेकिन कल की जो वार्ता किसानों और सरकार के बीच में हुई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें सकारात्मक ही कहा जाएगा। अब आगे क्या है, किस तरह, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, केंद्र सरकार की जितने भी जो किसान के बारे में जितने भी घोषणाएं की हैं वो किसानों के हित में थी और इस बार मैं कह सकता हूं कि एमएसपी रेट भी जो सरकार ने घोषित किया था, आप सबको भी जानकारी होगी कि सबसे ज़्यादा बढ़ाकर के रेट दिया और इतनी खरीद कभी नहीं हुई जितनी खरीद इस बार धान की खरीद हुई। पूरे देश भर में अगर कहूं तो 80,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया इस बार। और ये 7वीं वार्ता थी किसानों के साथ। कुछ किसान भाई तो अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से बैठे थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों ने उसे कैप्चर करना चाहा, लेकिन किसान भाइयों ने भी ये दिखा दिया कि हम किसान हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और किसानों की 2 मांगें मान ली गई हैं और 2 मांगें अभी बकाया हैं, जिन्हें अगले 4 तारीख को वार्ता होने वाली है और मुझे लगता है कि वो वार्ता सफल हो जाएंगी और किसानों की मांग पूरी होकर के किसान के हित में केंद्र और प्रदेश सरकार 100% हित में निर्णय ले रही है और निश्चित रूप से इससे किसानों की आय दुगनी होने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से गन्ने की जो भुगतान की बात है, जिस तरह यूपी में भी भुगतान करागा और अभी उत्तराखंड में अभी तक ना तो गन्ने का कोई मूल्य तय हुआ है, किसान कहीं ना कहीं असमंजस में हैं और ये सोच रहे हैं, यानी एक तरह से किसान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं क्या भाव होगा। क्या आप लोग उत्तर प्रदेश का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में जो भाव होगा उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे? दरअसल क्या रहता है कि हमारे यहाँ यूपी के आधार पर ही हम चलते हैं और यूपी से बढ़ा करके पिछली बार भी हमने रेट दिया था। हम देख रहे हैं कि यूपी क्या रेट घोषित करता है तो हमारा उससे रेट बढ़ा हुआ ही रहने वाला है निश्चित रूप से। और किसानों का बकाया जितना भी पिछली बार का तो लक्सर और उत्तम मिल का बकाया पूरा हो गया है, लेकिन अभी एक हमारा मिल रह गया है इकबालपुर, जिसका बकाया पिछले वर्ष का है और जल्दी ही वो बकाया भी
किसानों को मिलने वाला है। अच्छा, जिस तरह से अब आपके जनप्रतिनिधि खासतौर पर विधायक और मंत्रीगण क्षेत्र में जाकर के जो जिम्मेदारी सौंपी गई है किसानों को, खासतौर में देख रहा था कि आपके किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष नितेंद्र चौधरी भी पिछले दिनों मीटिंगें ले रहे थे, तो आने वाले दिनों में अब क्या, क्योंकि लगता है कि 4 तारीख में बात बन भी सकती है, यदि नहीं बनती या अगर कोई और हालात होते हैं, किस तरह लोगों को अवेयर करेंगे, यानी किसानों को किस तरह से इस पूरे मामले पर अब आगे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बात बन जाएगी, सकारात्मक किसानों का भी रुख है, सरकार का भी रुख सकारात्मक है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है जिससे बात ना बने। यदि ऐसा हुआ तो आने वाले 2022 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, 2022 के या 2024 के चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि इसमें किसानों का कितना बड़ा हित है। और मैं कह सकता हूं कि एक अगर गांव में रोडवेज की बस आती है और वहां 4 प्राइवेट बस भी चल जाए तो उससे बैठने वाले को क्या हर्ज है? वो तो किसी भी बस में बैठ सकता है। तो उससे तो अच्छा और कोई बात नहीं हो सकती। किसानों के लिए खुला मंच दिया है सरकार ने कि वो अपना माल कहीं भी बेच सकती है, जहां उसे ज़्यादा रेट मिले वो वहां अपना माल बेच सकती है। बिचौलिए को ख़त्म करना सरकार ने चाहा है कि जो मार्जिन किसान को मिलना चाहिए वो बिचौलिया ले रहा है। ऐसी स्थिति में किसान को भी अभी थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं, लोगों ने भ्रमित किया है, और उस भ्रम से जब वो निकलेंगे उन्हें पता लगेगा कि ये 3 कानून किसानों के हित में हैं और इससे किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली है। चलिए, तो राकेश राजपूत ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बातें बन गई है, यानी कि 2 मांगें मान ली गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि किसानों की वो बातें, उन पर भी सहमति बन जाएगी, आंदोलन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। और इनका दावा है कि 2022 में भी कहीं ना कहीं बीजेपी फिर दोबारा किसानों और जनता के भारी बहुमत से जीत कर फिर सरकार बनाएगी। ये इनका दावा है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से आने वाले टाइम में बीजेपी प्रदर्शन कर पाएगी। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर रक्षा। बाजपुर में पुलिस के सिपाही के जरिए अपने साथी के साथ मिलकर खोके स्वामी की कार से कुचलकर हत्या करने के बाद उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और अरविंद पांडे मृतक के घर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने मृतक परिजनों को सांत्वना दी। बता दें कि बीते दिन बाजपुर कोतवाली में तैनात सिपाही प्रवीण कुमार ने अपने साथियों के सिगरेट के पैसे न देने को लेकर खोके स्वामी गौरव रोहेल की कार से कुचलकर हत्या कर दी और एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस कर्मचारी समेत 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, न कि लोगों को पीटने और उनकी हत्या करने के लिए। उन्होंने ये बताया है कि इस प्रकरण को लेकर पुलिस ने आला अधिकारियों से वार्ता कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद ने ये भी कहा है कि परिवार के साथ जो घटना घटित हुई है वो बेहद दर्दनाक है। परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अपराधी को माफ नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्र में किए 5 कामों पर खुली बहस के लिए दून आऊंगा। 4 जनवरी को IRTD ऑडिटोरियम में उत्तराखंड सरकार के विकास मॉडल पर चर्चा के लिए भी मैं मौजूद रहूंगा। खुली बहस के लिए देहरादून आएंगे मनीष सिसोदिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मंत्री मदन कौशिक से चर्चा में आने का आग्रह डिप्टी सीएम ने किया है। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जो कि ट्वीट हम आपको पहले बता चुके हैं। ट्वीट में सीधे तौर पर खुली बहस के लिए आग्रह कर रखे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। हालांकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं दून जाऊंगा और खुली बहस के लिए तैयार हूं। स्वास्थ्य की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, बिजली की बात हो, स्कूल की बात हो, इस तरह के 5 मुद्दों पर खुली बहस के लिए मैं तैयार हूं। और उसी के साथ उन्होंने मंत्री मदन कौशिक से भी आग्रह किया है कि वो बहस के लिए आए। उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी देहरादून में 4 तारीख को होंगे और खुली बहस रखेंगे कि हम न्योता दिया है, चिट्ठी भेजी है, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी गई है कि आप कुछ ये निमंत्रण पत्र भी है कि आप 4 तारीख को RTDI IRTD में आके खुली बहस करें। अपनी जनता को ये बताएं कि आपने कौन से ऐसे 5 काम किए जनता के हक में, चाहे वो पानी से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, स्कूल से जुड़ा मुद्दा हो,
रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, आप उनके बारे में आके जनता को बताएं। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हो रही इस डिबेट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जो है नूरा कुश्ती करार दे दिया है। प्रीतम सिंह का यह कहना है कि पिछले 4 सालों में राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको वो अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सके। वहीं प्रीतम सिंह ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसके आधार पर सरकार कोई अपनी उपलब्धि गिना सके। तो नूरा कुश्ती हो रही है, होने दी कि आपका कोई भी नेता आ जाए लेकिन कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका नूरा कुश्ती करते रहें, एक दूसरे को कुछ कहते रहें, पर लेकिन जमीनी हकीकत। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। वर्चुअल बैठक में डीजीपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड के कार्यों की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड में गठित टीमों को हर जिले के वैध और अवैध स्थानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को अवैध संचालित हो रहे वध स्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने स्क्वाड में अनुभवी, समझदार और दक्ष कर्मियों को ही नियुक्त करने और स्क्वाड के जरिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 21 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के दोनों मंडलों में गौवंश संरक्षण स्क्वाड का गठन किया गया था। गौवंश संरक्षण स्क्वाड के जरिए अब तक कुमाऊं मंडल में 176 और गढ़वाल मंडल में 101 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। गढ़वाल के दौरे पर हैं डीजीपी अशोक कुमार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार करेंगे गढ़वाल का दौरा। डीजीपी 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच दौरा करेंगे। 11 जनवरी को डीजीपी टिहरी और उत्तरकाशी जिले का दौरा करेंगे और 12 जनवरी को डीजीपी चमोली और रुद्रप्रयाग जिले का दौरा करेंगे। उसके बाद 13 जनवरी को डीजीपी अशोक कुमार श्रीनगर का दौरा करेंगे। अपने 3 दिवसीय गढ़वाल दौरे के दौरान डीजीपी पुलिसकर्मियों से वार्ता और पुलिसकर्मियों के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, यानी कि किस तरह से काम पुलिसकर्मी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे। लेकिन उसी के साथ अशोक कुमार जो है तमाम निर्देश भी पुलिसकर्मियों को देंगे। उत्तराखंड में मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अब केवल 1 ही साल शेष रहता है। अपनी सरकार के अंतिम साल की रणनीति और पूरे कार्यकाल को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लिए कोई चुनावी वर्ष नहीं होता। सत्ता पक्ष को अपने पूरे कार्यकाल का कामकाज जनता के बीच लेकर जाना पड़ता है। उसके बिहाफ पर जनता वोट करती है और मौजूदा राज्य सरकार अपने कार्यकाल में लगातार जनता के हित में काम कर रही है। सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा कर रही है। जल्द ही कार्यकाल के 4 साल पूरे करेगी उत्तराखंड की सरकार, लेकिन उसी के साथ बड़े दावे कर रहे हैं बीजेपी के। जहाँ तक प्रश्न है, सत्ता पक्ष के लिए कोई वर्ष जो है चुनावी वर्ष नहीं होता। सत्ता पक्ष को 5 वर्षों के कामों का हिसाब जनता के भी लियाना पड़ता, तब जाके जनता से वोट मांगी जाती है। तो लिहाजा सरकार बनने से लेकर के और अगले चुनाव तक भी सरकार के कामों का प्रतिफल जनता देती है। तो हम लोग 5 वर्ष से लगातार जनता के हितों में जो हम लोगों के चुनावी वादे थे उनको पूरा करते हुए काम कर रहे हैं। मेरा मुझे विश्वास है कि 2021 इन सभी कोरोना महामारी को दुनिया परास्त करेगी और पुनः पूरा विश्व, जिसमें हमारा प्रदेश भी, हमारा देश भी है, पुनः जो विकास की निरंतरता उस पर आगे बढ़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बड़ा बयान दिया। कहा इंदिरा हृदयेश ने कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2021 में भाजपा में बड़ा भूचाल आएगा। बड़ी संख्या में भाजपा विधायक और नेता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। भाजपा के तमाम नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। अगली बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए
कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। मजबूती के लिए बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है। तो ये बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का सामने आया है, जो कि अब लगातार दावे कर रही है जीत के। उनका ये मानना है कि बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार जीतेगी और 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कुंभ के दौरान भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुंभ पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती रहती है। इस बार धर्मनगरी में होने वाले 2021 के कुंभ के लिए कुंभ पुलिस पहले से ही तैयारी करने में लग गई है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने यह बताया है कि इस बार कुंभ में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के लिए अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही हरिद्वार में आने वाले आसपास के राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कुंभ के ट्रैफिक प्लान और उसी के साथ रूट्स पर चर्चा की जाएगी। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने यह बताया है कि धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए इस बार कुंभ मेला पुलिस किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रही। कुंभ में भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती मेला पुलिस के लिए बनती है। इसका कारण कुंभ में बने नए रूट का ज्ञान न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए इस बार हमने उत्तराखंड से सटे हुए राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय बनाने का प्रयास किया, जिसमें अधिकारियों को कुंभ के दौरान बनाए गए रूट और ट्रैफिक प्लान की पहले से ही जानकारी प्रदान कर दी जाएगी और आसपास के कुंभ के दौरान वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा और ट्रैफिक पर समन्वय बनाया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी राज्य के पुलिस विभाग को पत्र भेजा जा चुका है और जल्द ही बैठक भी इसको लेकर की जाएगी। एक तरफ जहां उम्र दराज के साथ कम उम्र के लोग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं, तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय बेस अस्पताल में एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल अस्पताल में भर्ती 93 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित महिला कोरोना को हराने के बाद स्वस्थ होकर घर लौटी हैं। पौड़ी के कंडोलिया रोड निवासी संक्रमित बुजुर्ग के स्वास्थ्य को अस्पताल की हेल्थ टीम ने चुनौती के रूप में लेते हुए 27 दिनों के उपचार के बाद स्वस्थ कर घर भेजा। डॉक्टरों का यह दावा है कि राज्य में इतनी उम्र में मरीज के ठीक होने का ये पहला मामला है, तो परिजन इसे नववर्ष पर डॉक्टर द्वारा दिया गया तोहफा मान रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।